हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और 70 बीपीएससी के लिए पढ़ाई करिएगा। आप लोगों को पता है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा पीसीएस का। तो मैं जो स्टार्ट किया हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने जो ऑब्जेक्टिव करवाया है वो आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। मैंने इनसे ही निकाले हैं और अब मैं सब्जेक्टिव करवा दे रहा हूँ। आप इसको देखने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव देखोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से कवर अप। और मैं बिहार स्पेशल से ही शुरू किया हूँ, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया। मैं थोड़ा 25-30 मिनट करके मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा लगभग। मुझे लगता है 30 क्लास में बिहार स्पेशल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आधुनिक काल से ही, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ही ज़्यादा होता है पीसीएस में। तो मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आधुनिक का अर्थ है नए ज़माने का, वर्तमान काल का। एक ऐसा दृष्टिकोण जो मनुष्य की नियति को पूर्व परंपरा से संबंध न मानकर नए युग की स्थितियों के अनुसार होने के अर्थ में लिया जाता है। मुगल काल में भारत का संबंध यूरोपीय देशों से हुआ और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। 1620 में पटना में रॉबर्ट ह्यूज ने फैक्ट्री स्थापित की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। यूरोपियन व्यापारियों ने बिहार के कई स्थानों पर उद्योग स्थापित किए। यूरोपीय व्यापारी के संपर्क से बिहार में पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप में तीव्रता के साथ परिवर्तन आने शुरू हो गए। इस परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन बिहारी समाज में आए उसे ही हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया रही है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने भारत में यूरोपियनों के आगमन के साथ आधुनिक काल की रेखा निर्धारित किया है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जो यूरोपियन व्यापारी आए वो बिहार में कैसे आए और कब आगमन हुआ उनका। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन बिहार सूती रेशमी वस्त्र, अनाज, सोरा। सोरा आप समझते होंगे, सोरा बारूद को बोला जाता है। आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। पटना तथा भागलपुर प्रमुख व्यापारिक मंडी थी। तो यहाँ से हो गया कि पटना और भागलपुर जो है प्रमुख व्यापारिक मंडी थी। गंगा नदी से नाव द्वारा व्यापार होता था। यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। 17वीं सेंचुरी में जो यूरोपीय आए थे ट्रेडर बिहार में आए थे। यूरोप वासियों के लिए भारत ऐश्वर्यपूर्ण वैभव का प्रतीक था, इसलिए यूरोपियन व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आना शुरू कर दिए। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए। बिहार सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। ये क्वेश्चन बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। हुगली से जलमार्ग द्वारा वो अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। तो जो हुगली से वो क्या लेकर के आते थे? मसाला लेके आते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और पटना मंडी में बेचते थे। और यहाँ से सूती वस्त्र, और पटना से क्या लेकर के जाते थे? सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। सॉरी।
इसे वो भारी लाभ होता था। जब वास्को डी गामा यहाँ पे आए थे भारत में और यहाँ से वो मसाला लेकर के गए थे, तो यूरोप में जब उन्होंने उसे बेचा था तो उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ था उससे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉलैंड, जिनको डच बोला जाता है, के व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। तो इसे याद रखिएगा कि डच के व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा का भवन है। अन्य डच व्यापारियों की फैक्ट्री वर्तमान पटना सिटी में थी। इसकी स्थापना 1774 के लगभग हुई थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखिएगा कि डच के व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजों ने 1651 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। तो ये याद रखिएगा कि अंग्रेज कब किए थे? 1651 में। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति मात्र थी। आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। नील आप जानते हैं, जो पेंट करने के लिए, कपड़ा के रंगाई के लिए किया जाता था। जॉब चार्नक को 1664 में पटना की फैक्ट्री का प्रधान बना दिया गया। तो आप इससे याद रखिए है कि जॉब चार्नक को कब पटना के फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था? तो 1664 ईस्वी में। वह इस पद पर 1680 से 81 तक रहा। बिहार का सूबेदार शास्ता खां द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जॉब चार्नक क्षुब्ध हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांसीसी व्यापारी ने भी व्यापार के लिए सिलसिले में बिहार का दौरा करते रहे थे। फ्रांसीसी यात्री तेवर्निए, ये याद रखिएगा, ने अपनी डायरी में लिखा, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी है। पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया। तो ये याद रखिएगा कि पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख किसने बताया था? तो तेवर्निया ने। परंतु फ्रांसीसी व्यापारियों की रुचि बंगाल के चंद्रनगर पर थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंद्रनगर कहाँ है? याद रखिएगा, बंगाल में व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए थे? चंद्रनगर में। और चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल में है। वे बिहार की मंडियों से वस्तुओं को खरीदकर चंद्रनगर ले जाते और वहां से फ्रांस। और जो फ्रांसीसी थे वो क्या करते थे? बिहार की मंडियों से वस्तुओं को खरीदकर चंद्रनगर ले जाते और फिर वहां से फ्रांस ले जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपीय व्यापारी वर्ग के कारण बिहार का व्यापार मध्य मतलब मिडिल में एवं पश्चिमी एशिया, अरब देशों में समृद्ध रूप से विकसित हुआ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूरोपियन व्यापारी मुगल पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सैनिकों के आतंक के साए में व्यापार करते थे। फिर भी यूरोपियन व्यापारियों की वजह से बिहार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रधान अड्डा भी बन गया था। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को 1766 में बिहार का नायाब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया। इसी वर्ष नायाब धीरज नारायण को अराजकता फैलाए जाने के कारण पद से हटा दिया गया, जिससे वह भी अंग्रेजों के विद्रोही हो गया। 1767 में बिहार का नायाब सिताब राय बने। तो ये याद रखिएगा कि सिताब राय कब बने थे? 1767 में बिहार का नायब। इनके समय पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी टॉमस रॉम्बोल्ट नियुक्त हुआ था। तो ये याद रखिएगा, टॉमस रॉम्बोल्ट। जब सिताब राय यहाँ के बिहार के नायब बने थे तो उस समय अधिकारी जो थे पटना के कौन थे? टॉमस रॉम्बोल्ट थे। अंग्रेजी व्यापार
अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में पटना आए थे। तो याद रखिएगा, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी किसके काल में पटना आए थे? तो शाहजहां के काल में आए थे। उसने पटना की समृद्धि, धनी वर्गों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली का चित्रण अपनी डायरी में लिखा। उसने शाहजहां के काल में पड़े अकाल के विषय में विशद वर्णन किया। वह 1630 से 1634 तक बिहार में रहे थे। अब हम लोग सेकेंड पेज में आते हैं और देखते हैं कि क्या है टॉपिक। तो बिहार में कंपनी सरकार की द्वैध शासन व्यवस्था 1765 से 1772 तक। तो याद रखिएगा कि द्वैध शासन व्यवस्था कब से कब तक थी? 1765 से लेकर के 1772 तक थी। और द्वैध शासन व्यवस्था क्या होती है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 1757 के प्लासी के युद्ध, तो ये याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। एवं 1764 के बक्सर के युद्ध ने बिहार की राजनीतिक स्थिति ही बदल दी। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेज ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ रहे थे? इधर से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये याद रखिएगा शुजाउद्दौला, तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात 3 मई 1765 को इलाहाबाद के निकट करा नामक स्थान में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई। इसके पश्चात मुगल बादशाह आंतरिक स्थिति, षड्यंत्र, सरदारों द्वारा दगाबाजी आदि से तंग आकर तथा अंग्रेजों के दबाव में आकर 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है कि राजस्व का अधिकार दे देना। तो राजस्व का अधिकार जो है वो अंग्रेज को दे दिया गया कि अब वो बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा से, वहां से राजस्व का वसूली अब अंग्रेज करेंगे। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। इस तरह इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी इन सूबों के लिए मुगल बादशाह की ओर से दीवान बन गया। मतलब अब जो है वसूली का काम जो करने का था वो वसूली का काम करते अंग्रेज, और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है उसे सैलरी बेस पे रखे थे कि 26 लाख रुपया हर साल दिया जाएगा। संधि के तहत कंपनी को लगान वसूलने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार भी उसे प्राप्त हुआ, परंतु प्रशासन और फौजदारी न्याय बंगाल के नवाब के अधिकार में ही रहा। मतलब जो प्रशासन पे खर्च आएगा और जो फौजदारी न्याय पे आएगा वो खर्च जो है वो अभी भी मुगल बादशाह को ही देना होता था। शासन को इन दो भागों में बांटकर दो विभिन्न शक्तियों के हाथों में देने के कारण इस शासन को दोहरा या द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया, इसलिए इसे द्वैत शासन प्रणाली भी कहा गया है। कंपनी सरकार ने 2 नायाब नियुक्त किए। बंगाल के रजा खां, याद रखिएगा बंगाल का जो थे वो रजा खां थे, और बिहार का सिताब राय। इसके साथ अंग्रेज राजनीतिक सत्ता का विस्तार करते गए। बंगाल के नवाब को 50 लाख वार्षिक भत्ता देकर संपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी अपने अधीन कर लिया गया, और 50 लाख रुपया वार्षिक भत्ता दे करके बंगाल का जो नवाब से जो है संपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी अपने अंदर में रख लिया गया। कहा गया कि अब आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आपको अपनी सेना नहीं रखना है, आपकी सेना अब हमारी सेना हो गई।
इस प्रकार कंपनी ने प्रत्यक्ष किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में नहीं ली और न ही प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व, परंतु व्यवहारिक रूप से लगान वसूलने के साथ साथ सेना भी उसके पूर्ण नियंत्रण में थी। मतलब अब देखिए, कंपनी तो यहाँ आई थी बिजनेस करने के लिए, लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया था। और जब वो कंपनी यहाँ आई थी तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्ट करते थे और उनको उनसे प्रॉफिट बना करके कंपनी को देना होता था उन्हें। बाद में कंपनी को यहाँ पे ही उनका अपना बेनिफिट दिखना शुरू हो गया, तो यहाँ से ही लगान वसूल करके, यहाँ इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ से ही पैसा कमा करके वो वहाँ भेजना शुरू कर दी। चलिए, बिहार और बंगाल के नायबों के माध्यमों से अंग्रेज धन प्राप्त करने लगे। मतलब बिहार और बंगाल के नायब से ये अब धन प्राप्त करते थे। अंग्रेज मुगल, अफगानी तथा भारतीयों पर द्वैत शासन के माध्यम से नियंत्रण करते चले गए। द्वैत शासन तथा अकाल ने बिहार में अव्यवस्था फैला दी। इसे रोकने के लिए देखिए, अब जो नायाब था उसको तो अंग्रेज को एक फिक्स अमाउंट देना ही था। इससे क्या हो गया कि सब कुछ इधर उधर हो गया और इससे एक अकाल भी आ गया था जो 1770 में आया था। एक बार पीटी में पूछा भी गया है। इसे रोकने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, परंतु इस परिषद के सदस्यों में आपसी सामंजस्य न रहने के कारण अव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस प्रकार द्वैत शासन के काल में बिहार की स्थिति क्रमशः दयनीय होती चली गई। कंपनी सरकार सिर्फ धन इकट्ठा करना चाहती थी, यही उनकी प्रमुख नीति थी। लगान व बकाया वसूलने का कार्य बर्बरतापूर्वक किया जाने लगा, जिससे किसान, व्यापारी एवं आम जनता परेशान होने लगे। उन्होंने कंपनी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो सिर्फ एक रीजन नहीं था कि सिपाही ने विद्रोह किया था। यहाँ जो आपको किसान, व्यापारी एवं आम जनता जो परेशान हो रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो 1757 से 1857 के बीच का जो गैप है ना, उस बीच में अंग्रेज ने जितने लोगों का शोषण किया, जितने लोगों को परेशान किया, वो सब का परिणाम था एक 1857 का रिवोल्ट। बिहार में द्वैत शासन स्थापित थी, जिसका बुरा असर विकास के साथ साथ आम जनता पर भी पड़ने लगा। बिहार की जनता द्वैत शासन व्यवस्था का विरोध करने लगे। अंततः 1772 में द्वैत शासन हटाकर गवर्नर का शासन स्थापित किया गया और इस समय जो गवर्नर बने थे वो गवर्नर बने थे वारेन हेस्टिंग्स। हाँ है, 3 अप्रैल 1772 को वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर का पद संभाला। उसने द्वैत शासन की असफलता को देखते हुए इसे समाप्त कर दिया और बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के प्रशासन को कंपनी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक में कुछ भी समझ में आया है तो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए 70 बीपीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ से करो, क्योंकि मैं बस सिलेबस कवर अप करूँगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सिलेबस पढ़ रखा है, मैंने सब कुछ ध्यान में रखा है। आप उतने बड़े क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ो कि 800-900 घंटे का क्लास करना शुरू कर दो। आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो अभी आपके पास 9 मंथ है और आपके सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ कि इससे मेरा भी रिविजन हो जाएगा और लोगों का अगर कुछ हेल्प हो जाएगा तो अच्छी बात है। और अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं खुद टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। और कोई ऐसा आदमी मत सब्सक्राइब कीजिए जिसको इससे कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, क्योंकि फालतू का सब्सक्राइबर या व्यू मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको हेल्प हो रहा है वो ही इस चैनल से जुड़े रहे। और भी मैं एनसीईआरटी भी इस पे कवर अप करूँगा। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से जितने भी सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे मैं उसे कवर करूँगा यूपीएससी के लेवल का। क्योंकि आप पीसीएस में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया है,
तो आप वो फैक्ट वाइज रट के पढ़ना मत शुरू करो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, तो आपको हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू।